Question number 6. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x-axis. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इंटरसेक्ट करती है y-axis को और डिस्टेंस है 2 यूनिट्स अबाव द ओरिजिन. ओके, तो ये x है, ये y है, 2 यूनिट्स अबाव द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन, ये ओरिजिन है. ओके, ओरिजिन के 2 यूनिट्स ऊपर 1 2. ओके, इस पॉइंट से वो निकलती है. ये पॉइंट होगा x एक्सिस का 0 और y 2 हो जाएगा. तो इस पॉइंट से निकल रही है और इसका स्लोप ना देकर क्वेश्चन में कहा है 30 डिग्री एंगल बनाती है with the positive direction of the x-axis. The positive direction of x-axis, अब देखो 30 डिग्री बनाती है. ओके, x-axis के साथ. अब या तो ये इस तरह होगी, इस तरह ही होगी. ओके, ऐसे तो नहीं हो सकती. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. ये अक्यूट एंगल है, तो अक्यूट एंगल तो हमेशा ऐसे ही होगा. ओके, तो ये हो गया 30 डिग्री. 30 डिग्री. ओके, अब इसका क्या मतलब है? 30 डिग्री बोलने का, 30 डिग्री तो बोल दिया, साथ में बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है एक्स एक्सिस में, -1 -2 -3. पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहाँ पर होती है एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, है ना. तो ये एंगल भी तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि ये राइट हैंड साइड में बनेगा. लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस की होती है नेगेटिव और राइट हैंड साइड हमेशा होती है पॉजिटिव. तो इस लाइन के राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया. 30 डिग्री अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल हमेशा इधर ही बनेगा, लाइन हमेशा ऐसे ही आएगी. नाउ हमें पॉइंट दे रखा है तो इसे x1 और y1 हम मान लेते हैं. ओके, तो हमारे पास पॉइंट है बट स्लोप नहीं है. ओके, तो ये अक्यूट एंगल दे रखा है, तो इसके लिए स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा. तो m इज इक्वल टू tan थीटा की जगह 30 डिग्री. m इज इक्वल टू 1/√3, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, m इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√3 होगा. ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. तो tan 30 m इज इक्वल टू 1/√3, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है. ओके, तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 1/√3. m की जगह 1/√3 और x - x1 की जगह 0. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 y - 2 इज इक्वल टू x. ओके, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 y - 2 √3 इज इक्वल टू x. ओके, अब सबको उठाकर हम इस तरफ लेकर आएंगे. x - √3 y प्लस √3 इज इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं, पहले x फिर y और फिर कांस्टेंट. ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 7. पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस. एक ऐसी लाइन जो इन पॉइंट से पास कर रही है. इन पॉइंट का मतलब ये 2 पॉइंट हैं, तो पहले ये 2 पॉइंट हम बना लेते हैं -1 1 2 -4. ओके, तो इनसे पास हो रही है लाइन. इस लाइन की इक्वेशन बतानी है. तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है और मेन इक्वेशन होती है हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. तो इस पॉइंट को -1 1 को हम x1 और y1 मान लेते हैं. ओके, अब x1 y1 तो हो गया, हमारे पास स्लोप नहीं है लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट हैं.
तो स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम m की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे। ये m की जगह हमने ये m की वैल्यू को पुट कर दिया है। ओके, इस वाली वैल्यू को। ओके, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये है x2 और y2। ओके, अब इन सभी की वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। आगे चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पर y माइनस y1 की जगह 1, ओके, y2 की जगह -4, y1 की जगह -1, x2 की जगह 2 और x1 की जगह -1 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये हो गया x प्लस 1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। y माइनस 1 -4 -1 -5 2 + 1 3 और ये x प्लस 1 एज इट इज़। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3। ओके, और यहाँ पर -5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे -5x -5। ओके, ना -5x को इस तरफ हम शिफ्ट कर देंगे तो ये +5 हो जाएगा, +5x प्लस 3y -3 यहाँ पर ही है और -5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है तो ये +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ 5x प्लस 3y, 5 में से 3 को माइनस किया तो +2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस line. Question number 8. Perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree. ये x-axis है, ओके, ये y-axis है। तो from the origin यानी कि यहाँ से, ये हमारा origin है। ओके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो रहा है एक लाइन पे, ये वाली लाइन पे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है एक लाइन। तो लाइन ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं, इस मतलब ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, लाइन हमारी ऐसे ही होगी क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा। यदि यहाँ से कोई लाइन जा रही है तो वो नहीं हो सकती क्योंकि हमें तो ऐसी लाइन चाहिए जिसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर बने। ओके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की 5 यूनिट्स दे रखी है तो P इज इक्वल टू 5 यूनिट्स दे रखा है और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगेन पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड, तो 30 डिग्री अक्यूट है तो इस तरीके से ही बनेगा। ये आपको ओमेगा दे रखा है, ओमेगा इज़ 30 डिग्री। तो अब ये P और ओमेगा दे रखा है तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। ओके, ये फॉर्मूला है। तो अब x एज इट इज़ cos ओमेगा इज़ 30 डिग्री प्लस y sin omega is 30 degree and P is perpendicular is equal to the distance that is 5. Okay, अब x cos थीटा की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये वाली लाइन की ये इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9. द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर दिस
this. Find equation of the median through the vertex R. ओके, तो ये हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल. दिस इज P 2 1, Q -2 3 and R 4 and 5. Find the equation of the median through the vertex R. R से निकलता हुआ एक मीडियन है, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है. तो इसको हम मान लेते हैं S. ओके, यानी कि हमें आर एस की इक्वेशन बतानी है. तो सबसे पहले मीडियन होता है कि वो ट्राइंगल को दो इक्वल मिड हिस्सों में कट करता है, यानी कि ये वाला एरिया, एक मिनट, ये वाला एरिया विल बी इक्वल टू ये वाला एरिया. ओके, ऑल्सो ये वाली लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन. ओके, ये वाली लाइन इसके बराबर है. ठीक है, अच्छा, तो ये वाली लाइन, तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आर एस की. तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट तो है, स्लोप नहीं है. अगर हम इस पॉइंट एस को फाइंड कर लें तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है. इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दोनों पॉइंट आ जाएंगे. अब एस को फाइंड करना है. एज वी नो दैट कि ये एक मीडियन है, तो यानी कि जो एस होगा इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज आर एस इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल दैट इम्प्लाइज एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. एस जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है. तो एस के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स वाई. ओके, एक्स वाई मान लेते हैं. यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ. एक्स वाई हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है जिसको हमें फाइंड करना है. तो एस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं. जो पी के कोऑर्डिनेट हैं उसको हम मान लेते हैं x1 y1. ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2. ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है s x2 + x1 by 2 y2 + y1 upon 2 इज इक्वल टू s x2 की जगह -2, x1 की जगह 2 अपॉन में 2, y2 की जगह 3, y1 की जगह 1 अपॉन में 2. ओके, नाउ ये हो जाएगा कैंसिल. ये हो गया हमारा कैंसिल. 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन में 2. ओके, 3 + 1 4 by 2. एस ये वाला हो गया 0 और ये कट किया 2 से, तो ये आ गया 2. ओके, तो एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 2. तो अब हमारे पास एस और आर दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. तो आर एस के अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन दिस लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म होता है, अगले पेज पर चलते हैं. 2 पॉइंट फॉर्म होती है y - y1 इज इक्वल टू m. m की जगह पर उसका फॉर्म लिख देते हैं. ओके, स्लोप का. ओके, ये स्लोप का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया. और x - x1 ये आ गई 2 पॉइंट फॉर्म. इसे फाइंड करने के लिए हम r के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं. इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको मान लेते हैं y1. ओके, और s के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2. ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पर ये r है और ये s है. ओके, एक लाइन है. r के कोऑर्डिनेट हैं 4 5, s के कोऑर्डिनेट हैं 0 2. ओके, तो r के कोऑर्डिनेट x1 y1 और s के कोऑर्डिनेट x2 y2. अब 2 पॉइंट फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि इस फॉर्म में. ओके, तो अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा, देखो, y का y1 की जगह 5, y2 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 5, x2 की जगह 0, x1 की जगह 4, x का x, x1 की जगह 4, ये वाला 4. ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे. y - 5
5 में से 2 को माइनस किया -3, ये हो जाएगा -4 और यहाँ पर माइनस से माइनस कट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा y - 5 = 3/4 x - 4। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे माइनस से माइनस कैंसिल किया था। ओके, नाउ 4y - 5 = 3x - 4। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y - 20। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 12। ओके, तो 3x यहाँ पर ही है, 4y को शिफ्ट किया -4y, ये -12 यहाँ पर है, -20 को शिफ्ट किया तो +20 = 0। नाउ 3x - 4y, 20 में से 12 को माइनस किया तो +8 = 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा था, हमें बताना था कि आर से, आर कहाँ गया, ये आर से जो एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो मीडियन तो हमें पता है कि इस लाइन पी क्यू को मिड पॉइंट एस पे कट करती है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने इसके पॉइंट फाइंड किए, तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आ गई जिसके 2 पॉइंट हमें पता थे। ओके, जिसने हमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा के उसको हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगाई तो इक्वेशन आ गई हमारी ये। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ऐसी लाइन की जिसका एक पॉइंट है ये -3, 5। तो इसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट है -3, 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इससे एक लाइन पास कर रही है और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है। अब ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर 2, 5 एंड -3, 6। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 एंड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो इसके परपेंडिकुलर है, ये हो गया। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है। इसे एक बार क्लियर बना लेते हैं। ये एक लाइन है और इस लाइन पर ये एक परपेंडिकुलर है और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और इस लाइन का जो पॉइंट है -3, 5 है और ये जो जा रही है -3 एंड 6 से एंड 2, 5 से, ये पॉइंट से जा रही है। तो देखो, हमें इस ब्लैक का स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए हमें एक पॉइंट तो दे रखा है तो हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं दिया कि इसका मिड पॉइंट है। इसमें तो सिर्फ ये बोला है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था, है ना। परपेंडिकुलर तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये दूसरा पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो 2 पॉइंट फॉर्म तो चली गई। हमारे पास अभी भी एक ही पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम इसका स्लोप निकालें तो, या अगर आप सोच रहे हो कि हम इसे नॉर्मल फॉर्म से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन 8 में हमने नॉर्मल फॉर्म की थी जिसमें ये परपेंडिकुलर था। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा ओरिजिन से होना चाहिए, देन हम नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म भी नहीं लगेगी क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से नहीं है, है ना। कहाँ है ओरिजिन से? ये तो यहाँ पर है, यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल फॉर्म भी नहीं लग सकती। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म बचती है, कौन सी?
आगे चलते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब एक्स वाई हमारे पास है लेकिन हमारे पास m नहीं है, तो इस लाइन का पहले किस लाइन का इस लाइन का पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर एक लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। अगर हम मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, ओके। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। तो हम मान लेते हैं इसका जो स्लोप m1, नाउ हम लिखेंगे एज टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तो दैट इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये इस लाइन का स्लोप मान लो, इस लाइन का स्लोप m2 और इस लाइन का स्लोप m1 मान लो। तो अब हमें m1 फाइंड करना है ये, ओके। और m2 फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट यानी कि -3, 6 एंड 2, 5 हमें दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर m1 इसको m1 कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर m1 एज इट इज़ और m2 जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हों तो ये वाला हम फार्मूला लिखते हैं जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हों इज इक्वल टू -1, ओके। तो इसे -3 6 को हम क्या मान लेंगे, सॉरी x1 और इसे मान लेंगे y1, ठीक है। और इसे 2, 5 को x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 एज इट इज़ y2 की जगह 5, y1 की जगह -6 अपॉन x2 की जगह 2, x1 की जगह -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू -1, ओके। तो ये हो गया m1, 6 में से 5 गया -1 अपॉन 5, 2 + 3 हो गया 5 इज इक्वल टू -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू -5 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट, ओके। तो m1 इज इक्वल टू आ गया 5। तो इस लाइन का किस लाइन का इस लाइन का ये जो हमने m1 माना था इस लाइन का स्लोप आ गया है 5। अब स्लोप आने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया। तो पॉइंट है -3, 5, ओके। इसको हम मान लेंगे x1 और y1, ओके। और स्लोप हमने फाइंड किया m इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आगे चलते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, ओके। अब वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है 5, ओके। और 5 ये हमारा जो स्लोप आया अभी, और x1 की वैल्यू है -3, ओके। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। y माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 15, और ये 5x इस y को शिफ्ट करेंगे -y हो जाएगा प्लस 15, इस -5 को शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा। 5x माइनस वाई एज इट इज़ 15 और 5 हो गया 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन परपेंडिकुलर to the line segment joining the points this and this divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पे। तो जितना समझ में आता है पहले उतना ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पे, ये नीचे वाला लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन
ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि ये पॉइंट्स हैं इसके 1 0 और दूसरा पॉइंट है 2 3। और ये जो लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो डिवाइड करती है इस लाइन को 1:n में। तो इसको दोबारा समझते हैं। एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पे, ओके, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पे जिसके पॉइंट्स ये और ये हैं। ये लाइन इसको डिवाइड करती है 1:n में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन जो ये लाइन है परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है कि एक पॉइंट आ जाए और उसका स्लोप मिल जाए, तो वो निकाल सकते हैं, या 2 पॉइंट्स मिल जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लाइन के पास ना कोई पॉइंट है ना ही स्लोप है, तो हमें पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए। अब ये तो हवा में कहीं पॉइंट है, इसको तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम फाइंड कर सकते हैं ये वाला पॉइंट यूजिंग आवर बेसिक नॉलेज जो हमने 10th में पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन है उस पे अगर कोई पॉइंट होता है इतने रेशियो में कट करता है, तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। लेट इट बी ए एंड बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी, और सी पर मान लेते हैं कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो जब रेशियो दिया होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसमें ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया m और n। यहाँ से हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो इस लाइन के लिए सबसे पहले एक पॉइंट तो मिलेगा, स्लोप को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, ओके। अब इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x2 की जगह 2, m की जगह 1, x1 की जगह 1 और n की जगह n ही रहेगा, ओके, m की जगह, हाँ ठीक है 1, ओके। नाउ यहाँ पर y2 की जगह 3, m की जगह 1, y1 की जगह 0, n की जगह n ही रहेगा, और m प्लस n यानी कि 1 प्लस n आ जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पर 2 1 जा 2, n 1 जा n, नीचे एज इट इज़ 3 1 जा 3, ये हो गया 0 1 प्लस n, ओके। तो ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इस लाइन के लिए पॉइंट मिल गए हैं वेयर दिस इज x एंड दिस इज y। अब लाइन के लिए पॉइंट तो मिल गए, अब हमें स्लोप चाहिए, तभी तो हम कौन सी फॉर्म लगा सकेंगे, कौन सी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, x1 y1 तो है नहीं, ये x1 y1 तो इस लाइन के पॉइंट्स होते हैं, तो ये x1 y1 जो ये आया है इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये x1 y1 तो आ गया इसके लिए। अब m फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का। अब यहाँ पर ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट वो इक्वल होगा -1 के। उस हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m1 एंड लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m2, ओके। तो हमें m1 चाहिए, तो हम लिखेंगे एज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमें चाहिए, ओके, और m2 है स्लोप ऑफ दिस लाइन, और एक लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 m के फॉर्मूला से इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हम स्लोप फाइंड करते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे m1 और y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 0, x2 की जगह 2, x1 की जगह 1 इज इक्वल टू -1। तो m1 3 में से माइनस किया 0, 3/1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, देन m1 इज इक्वल टू हमारे पास आया -1/3। तो ये आ गया m1। अब हमारे पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट्स भी इसके आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 + n अपॉन में 1 + n, 3 1 + n। ओके, ये पॉइंट हो गए। m1 स्लोप है -1/3। तो अब इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर देंगे, जो होती है y - y1 इज इक्वल टू m1 x - x1। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y - y1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। y1 की जगह 3/1 + n इज इक्वल टू -1/3 x, और x1 की जगह 2 + n अपॉन में 1 + n। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर LCM ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + n इंटू y - 3 अपॉन में 1 + n इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + nx - 2 + n अपॉन 1 + n। अब देखो दोनों साइड डेनोमिनेटर में 1 + n है, तो ये हो गया कैंसिल। ओके, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका और इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 + n y। ओके, इस 3 का इस पूरी टर्म से किया ना मल्टीप्लाई, तो 3 3 हो जाएगा 9। ओके, अब यहाँ पे -1 1 + n x। अब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -2 - n। ओके, इज इक्वल टू 3 1 + n y - n इज इक्वल टू -1 से इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 + n माइनस प्लस प्लस। ओके, अब ये सारे टर्म्स उठा के लेफ्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + nx प्लस फिर y लिखते हैं 3 1 + ny। अब सभी कांस्टेंट लिखते हैं -9 - 2 - n इज इक्वल टू 0। अब ये 9 और 2 -11 हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें आप देख सकते हो ax + by + c की फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, तो एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इक्वल इंटरसेप्ट्स को कट करती है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका मतलब पहले समझते हैं। मान लो कोई एक ये लाइन है जो 2 3 पॉइंट से जाती है, यानी कि ये है लाइन जो 2 3 पॉइंट से जा रही है और इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही है। यानी कि ये अगर हम मानते हैं इंटरसेप्ट मानते हैं और ये इंटरसेप्ट मानते हैं, ये हमने मान लिया A इंटरसेप्ट, ये हमने मान लिया B, ये हमने मान लिया B इंटरसेप्ट। ओके, तो ये जो इंटरसेप्ट है क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी कि A = B, ये हमें गिवन है। ओके, ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट में इसको कट करती है, A = B है। और क्वेश्चन में बोला है इस पॉइंट 2 3 से जो पास करती है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास या तो एक पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, या ये एक पॉइंट तो है 2 और 3 और स्लोप नहीं है,
या 2 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी भी ये ही एक पॉइंट है। और अगर यहाँ पर इंटरसेप्ट की बात की है तो हमारे पास एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब a और b इसके इंटरसेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू b दे रखा है, तो हम यहाँ पे x/a अपॉन में b की जगह पर a कर देते हैं इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो, तो x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब दिस इज़ नॉट द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि a कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, अभी हमारे पास नहीं है। ये इक्वेशन जो है वो इस लाइन की है। इक्वेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी इक्वेशन आई है ना। जैसे इस इक्वेशन का मतलब है 3x प्लस 4y प्लस 8, जैसे ये एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। ओके, कि अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस लाइन के पॉइंट मिल जाएंगे। या अगर हम 4, 5 x और y की जगह पर पुट करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। मतलब कि ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। और सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली है। ओके, और अगर हम इसके अंदर ये वाले पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें x और y की जगह पर, तो हमें a मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज द लाइन passes थ्रू पॉइंट्स 2, 3 सो इट मस्ट सेटिस्फाई द लाइन। ओके, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a, x की जगह 2, y की जगह 3, 5 इज इक्वल टू a। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू है 5, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब मान लो इन एनी केस आपको याद नहीं रहता पेपर में कि इंटरसेप्ट है, या तो सबसे पहले आपको ये क्लिक करेगा कि इंटरसेप्ट दे रखे हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म हम अप्लाई कर देते हैं। अगर इन एनी केस आपको याद नहीं रहता और आप सिर्फ उसी पे ही चलते जा रहे हो, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट और स्लोप, तो आप उस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम एक बार के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म भूल जाते हैं, हमारे पास इस लाइन का पॉइंट गिवन है 2, 3, हमें सिर्फ स्लोप चाहिए, तो हमें a का पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर ये x एक्सिस पे a है तो a 0, और अगर ये एक्सिस पे है तो x इज इक्वल टू 0 और y होगा b। ओके, लेकिन b इक्वल टू a है तो ये आ गया a। ओके, b की जगह यहाँ पर a ही लिखेंगे क्योंकि b इज इक्वल टू a है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3। ओके, हमें तो 2 ही पॉइंट चाहिए थे, तो अब 2, 3 इसको मान लेते हैं पॉइंट, और इन 2 की हेल्प से इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो स्लोप फाइंड करते हैं, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिखना भूल गई, सॉरी। ओके, तो a माइनस 0, 0 माइनस a। ओके, तो a माइनस 0 यानी कि ये वाले, इसको क्या बोलेंगे, x1 y1। ओके, और इसको मान लो, इसको x2 और y2। ओके, तो
ये हो जाएगा a माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस a, तो ये आ गया m इज इक्वल टू a अपॉन माइनस a इज इक्वल टू -1। ये आ गया स्लोप। ओके, और पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास कौन सा, 2 और 3, तो ये फॉर्म लगा देंगे y माइनस, आगे चलते हैं, फॉर्म लगा देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब 2 3 ये x1 और ये y1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 3m इज इक्वल टू -1, हमने पीछे फाइंड किया, x माइनस 2, ये y माइनस 3, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ओके, नाउ x प्लस वाई, और ये 2 यहाँ ही है, इस -3 को शिफ्ट किया तो +3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो देखो इस तरीके से भी सेम इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो ये तो y माइनस कौन सा, नहीं ये नहीं, यहाँ पर था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ही है, तो ये तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 ऐसी इक्वेशन है कि अगर हमारे पास पॉइंट और स्लोप है तो आप इससे इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद है तो गो फॉर दिस, नहीं तो अपनी एक बेसिक फॉर्म पर चलते रहो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the point this and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में जो हमें इंटरसेप्ट्स दे रखे थे वो थे a और b, और कहा था कि दोनों इक्वल हैं। अब हमें इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि उनका जो सम है वो 9 है, मतलब कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और जो लाइन है वो 2 2 से पास करती है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, और ये रही लाइन जो 2 2 से पास कर रही है। अब इसका जो इंटरसेप्ट है, मान लो ये x इंटरसेप्ट हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b। अब हमें गिवन है कि a प्लस b इनका जो सम है वो 9 है, और ये पॉइंट 2 2 है। ओके, तो अगेन हमें वही दे रखा है, एक तरीके से इंटरसेप्ट और पॉइंट दे रखा है, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं, या दूसरी फॉर्म भी जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की है कि पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकाल लो। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास होता है, फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू 9 माइनस a, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म से ही चलते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम पूरी इक्वेशन बना लेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, और वहाँ पे a भी होगा, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि अगर इस लाइन, ये इक्वेशन इन पॉइंट पे है तो ये दोनों पॉइंट यानी कि 2 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई की जगह पर हम इन 2 पॉइंट्स को रख लेंगे और इसके बाद a को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी उसी मेथड पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए 9 माइनस ए। ओके, तो ये आ गया x, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ओके, अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू के लिए हमें x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगेन हम लिखेंगे एज द लाइन passes थ्रू पॉइंट्स 2 2 इट मस्ट सेटिस्फाइज द लाइन। इसका मतलब है कि 9 माइनस ए एक्स की जगह पर 2, ओके,
प्लस ए एंड वाई की जगह पर 2 इज इक्वल टू ए 9 माइनस ए। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9। ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस 2a से प्लस 2a हो गया कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन। तो वही कर लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 और उन्हीं का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए 9। तो 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि उनका जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो वो 9 आए और प्रोडक्ट 18 आए। ओके, तो 6 और 3, 3 2 जा 6 और 3 6 3 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, क्योंकि यहाँ हमें माइनस 9 चाहिए है ना। और माइनस 6 इंटू माइनस 3 ये हो जाएगा 18। हमें यहाँ पर माइनस 9 चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 9 चाहिए, इसलिए माइनस माइनस प्लस है ना। तो 6 और 3 माइनस 9। माइनस 9 का मतलब है दोनों माइनस माइनस होने चाहिए और प्रोडक्ट है 18। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 9a को स्प्लिट कर देंगे माइनस 6a और माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से a कॉमन है तो a माइनस 6 और इसमें से माइनस 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा a माइनस 6। अब a माइनस 6 कॉमन और a माइनस 3 हमारा बच गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a आ गया, यहाँ से a आ गया 6 और यहाँ से a आ गया 3। तो यहाँ से हमारे पास a की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू, आगे चलते हैं, हाँ, अगर a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो b की वैल्यू 9 माइनस a, ये हमने फाइंड की थी। तो व्हेन a इज इक्वल टू 6 तो b हो जाएगा 9 माइनस 6, b इज इक्वल टू 3। व्हेन a इज इक्वल टू 6 तो b इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ रहा है, एंड देन a इज इक्वल टू 3, देन b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 6 होगी, क्योंकि दोनों का सम 9 है। अगर a 6 होगा, अगर a 6 होगा तो b 3 होगा, और अगर a 3 होगा तो b 6 होगा। ये अभी a की वैल्यू आई है। अभी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम आगे चलते हैं। हाँ, इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो 9 माइनस 6 इज़ 3x प्लस 6y एंड 6 इंटू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज़ 3, 3 इंटू 6 इज़ 18। ओके, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब सेकंड टाइम जब हम a इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6x प्लस 3y, 3 इंटू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज़ 6, 6 इंटू 3 इज़ 18। अब 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 इक्वेशन हमारे पास आई हैं 1 एंड 2। ये भी इक्वेशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि a के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है ना। कहाँ पर आई थी, ये रही है ना,
ये क्वाड्रेटिक आई थी हमारे पास। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यू आ गई ए की। ओके, इसलिए हमारे पास 2 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस आई हैं। अब आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया है, उसको भी देख लेते हैं। स्लोप वाला, तो स्लोप के लिए अगर इसके पॉइंट्स देखें तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के लिए ए और 0 हो जाएगा। ओके, और ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पर 0, नहीं, यहाँ पर बी की वैल्यू है 9 - a। ओके, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर b की वैल्यू है 9 - a, तो ये हो जाएगा 9 - a। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप स्लोप निकाल सकते हो। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल of 2π/3 with positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. Okay, एक इक्वेशन बतानी है लाइन की जो इस पॉइंट 0, 2 से पास करती है और इतना एंगल बनाती है। ओके, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है कि राइट हैंड साइड में बनाती है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, जो लाइन है वो 0, 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन यहाँ से पास कर रही है। इस लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर एंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव राइट हैंड साइड पर ही होती है। ये एंगल है 2π/3। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y - y1 = mx - x1। ओके, तो पॉइंट तो हमें दे रखे हैं। अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड करें तो इसमें पुट कर देंगे। तो ये तो है एक्स वाई। ओके, ये एक्स वाई है, इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्स वाई। ओके, ये एक्स वाई है। अब स्लोप के लिए हमें ऑलरेडी वैल्यू भी दे रखी है, m = tan थीटा। थीटा इज़ द एंगल जो एक्स एक्सिस पे बन रहा होता है और यहाँ थीटा है 2π/3। तो ये हो गया tan 2π/3। अब 2π/3 होता है 2 × π की वैल्यू 180/3, कैंसिल करके आया 120। तो अब इसको लिख देते हैं tan 120 डिग्री। अब tan 120 की वैल्यू निकालेंगे कॉम्बिनेशन बनाकर। इसका कॉम्बिनेशन होगा m = tan 90 + 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑल्सो हमें पता है कि tan 90 + थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है। tan 90 + थीटा, एक तो 90 पे है तो फंक्शन चेंज होगा, tan का बन जाता है cot थीटा, और 90 प्लस है ना, 90 प्लस है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -cot थीटा। थीटा आता है तो ये हो जाएगा m = -cot थीटा। थीटा हेयर इज 30 डिग्री एंड cot 30 की वैल्यू होती है -√3, और बाहर ये वाला माइनस है तो यही यहाँ पर हमने लगा दिया है। ओके, अब m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। y - 2 = m आया है -√3x - 0। y - 2
माइनस रूट 3x और ये हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई माइनस 2। तो ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा है, क्या कहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओके, तो यानी कि एक और लाइन की इक्वेशन भी निकालो जो इस लाइन, अभी तक हमने इस लाइन पे काम किया, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। ओके, तो जो इस लाइन के पैरेलल है एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, और ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन ये है, इससे नीचे दूसरे पॉइंट पे क्रॉस करती है, यानी कि -2 यहाँ से पास करती है और इसके पैरेलल है। तो ये ऐसे जाती होगी और -2 से क्रॉस कर रही है। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें अगेन हमारे पास पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। पॉइंट तो है 2 पॉइंट्स बिलो द ओरिजिन, यानी कि -2 पे, तो x हो गया 0, y हो गया -2। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका हमें पॉइंट भी दिया है, और अब हम पॉइंट स्लोप से फाइंड करेंगे। बट अभी हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप फाइंड करने के लिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। देखो, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अब अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ओके, m1 इज इक्वल टू m2। सो दिस इज फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, दिस इज फॉर पैरेलल कंडीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द लाइंस आर पैरेलल, so their slopes are equal, so slope of second line is -√3। ओके, फर्स्ट लाइन के स्लोप के इक्वल, तो m आ गया -√3, पॉइंट है 0 -2, लेट इट बी x1 एंड y1। अब इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो ये इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3m की वैल्यू, मतलब कि स्लोप x माइनस 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x, -√3x, सॉरी ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये y। ओके, और ये तो यहीं पर था। तो ये बन गई हमारी कौन सी लाइन की इक्वेशन? इस लाइन की इक्वेशन हमारी आ गई ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस हम बना लेते हैं। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन पे जो इस पॉइंट पे है और परपेंडिकुलर भी इसी पॉइंट पे है। तो यानी कि -2 एंड 9 पॉइंट पहले बना लेंगे। तो ये रहा -2 एंड 9। अब यहाँ से कोई एक ये लाइन जा रही है। नाउ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें गिवन है एक पॉइंट -2 एंड 9, और हमें गिवन है कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से निकलता है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए वी मस्ट हैव 1 पॉइंट एंड स्लोप। तो एक पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप नहीं है। अब स्लोप के लिए हमारे पास एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए वी नो दैट अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं
तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब हमें स्लोप चाहिए, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इन दोनों, ओके, प्रोडक्ट -1 है। अब इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है, तो दैट मीन्स इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1। तो वी नो x1, हम इसे x1 और y1 मान लेते हैं, ओके। -2 9, बट वी डोंट हैव m, सो फॉर m हमें इस लाइन की हेल्प चाहिए। तो वी नो सिंस, आगे लिखा है सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अब हमें इसका स्लोप चाहिए। इसके स्लोप के लिए ये ओरिजिन है, ओके, ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0, मिल गए दो पॉइंट्स। अगर ये x1 y1 है तो इनको मान लेते हैं x2 y2, ओके। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, m2 इज इक्वल टू -1, ओके। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 0 माइनस 9 अपॉन 0 माइनस माइनस इज +2, m2 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -9 अपॉन 2, m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9, तो m2 आ गया 2/9। तो यहाँ पे m2 लगा देते हैं, ये m2 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम अब m2 कहाँ पर, यहाँ पर हम m2 लगा देंगे, ओके, m2 लगा देते हैं। अब स्लोप भी आ गया है और हमारे पास पॉइंट भी है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं y माइनस 9 इज इक्वल टू m2 आया है 2/9 x प्लस 2, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 81, और यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 4। नाउ 2x ये प्लस का है, इधर आके -9y, ये 4 ये माइनस का है 81, इधर आके प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 85, ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओके। दिस लाइन का पॉइंट था, हमारे पास एक लाइन का पॉइंट था, स्लोप नहीं था, फिर दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, तो फिर हमने ये फॉर्मूला, कौन सा, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरी लाइन यानी कि ये लाइन का स्लोप निकालना था, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट थे, वैल्यू पुट की, स्लोप निकाला, ओके, और वैल्यू पुट की यहाँ पर, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110, express L in terms of C, okay? तो एक लेंथ है कॉपर वायर की, उसका लीनियर फंक्शन सेल्सियस टेम्परेचर में दिया है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बताती हूँ तो आपको पता ही होगा कि गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एवरी मेटल एक्सपैंड होती है, सर्दियों में श्रिंक हो जाती है। तो ये चाहे मेटल हो चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, वो कुछ ना कुछ मिलीमीटर्स होता है तो बढ़ता या कम होता है। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है और जो टेम्परेचर है वो
सेल्सियस में दे रखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर रोड की लेंथ 124.942 इतनी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब उस कॉपर रोड की लेंथ इतनी हो गई। अब हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है इन एल इन टर्म्स, ये यहाँ पर टर्म्स है, ओके, टर्म्स ऑफ सी, ओके। इसका मतलब है कि एल लेफ्ट हैंड पर आना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ सी का मतलब है कि जो इक्वेशन है वो सी की टर्म्स में आनी चाहिए। तो इनका ग्राफ एक बारी प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 20 पे इतना और 110 पे इतना। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को सी के लिए मान लेते हैं और वाई एक्सिस को मान लेते हैं लेंथ की है। अब 20 पर है 124.942, फिर 110 पे है। देखो एक्चुअल में इसको प्लॉट तो नहीं कर सकते, 110 यहाँ तक नहीं लेकर जा सकते हैं ना, यहाँ पर 124 लेकर नहीं जा सकते, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। तो 110 पे है 125.134, तो ये दोनों पॉइंट हमारे आ गए, ओके, ये और ये। तो अब ये एक लाइन बन रही है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और उसके अंदर एल और सी आ रहे होंगे, तो जैसे हम इसको x1 y1 मानते हैं, तो ये c1 और l1 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे c माना है और y एक्सिस पे l माना है। तो ये हो गया c2 l2 और ये हो गया c1 और l1। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा l इन टर्म्स ऑफ c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमें स्लोप नहीं दे रखा, लेकिन 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर हम पुट करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है। लेकिन अब यहाँ पर x1 y1 नहीं है, इंस्टेड ऑफ x1 y1 यहाँ पर c1 और l1 है। x देखो यहाँ पर x एक्सिस की जगह पर c है और y एक्सिस की जगह पर l है। तो इस पूरी इक्वेशन को l और c में कन्वर्ट कर देंगे, l माइनस l1, l2 माइनस l1 अपॉन में c2 माइनस c1, c माइनस c1। अब इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। l माइनस l1 की जगह 124.942 इज इक्वल टू L2 की जगह 125.134, L1 की जगह 124.942, C2 की जगह 110, C1 की जगह 20, C एज इट इज़ और C1 की जगह 20, ओके। तो ये एज इट इज़ रहा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.192 और नीचे माइनस करेंगे तो 90 और C माइनस 20 एज इट इज़। हमें चाहिए L इन टर्म्स ऑफ c, यानी कि l हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स को उठा के हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो l इज इक्वल टू ये पूरी एज इट इज़ और ये माइनस में है तो यहाँ पर आके प्लस में हो गया, ओके। ये हो गया हमारा आंसर l इन टर्म्स ऑफ c। इसका मतलब ये है कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी होगी आपसे पूछा जाए, तो आप C की जगह पर 200 डिग्री पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो लेंथ हमें पता चल जाएगी कॉपर रॉड की। क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट मिल्क एट ₹14 पर लीटर एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क
each week at ₹16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 per liter? Okay, एक दूध बेचने वाला है, वो सोचता है कि अगर मैं 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैं दूध बेचता हूँ तो मेरा एक हफ्ते के अंदर 980 लीटर दूध बिक जाता है। और अगर मैं हर वीक अगर 16 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध बेचता हूँ तो मेरा 1220 लीटर दूध बिक जाता है। अब एक लीनियर रिलेशनशिप मानो। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि एक लाइन बनती है इन दोनों के बीच में, सेलिंग प्राइस और डिमांड के में। तब हमें बताना है कि कितनी उसकी बिक्री होगी जब वो 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध बेचेगा। तो सबसे पहले ग्राफ बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं रुपीज़ और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं लीटर। नाउ 14 रुपीज़ 980 लीटर, 14 रुपीज़ में 980 लीटर बिकते हैं और 16 रुपीज़ में 1220 लीटर बिकते हैं। तो ये हो गया लीनियर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको मानो एक लीनियर रिलेशनशिप है सेलिंग प्राइस में और डिमांड में। जैसे 14, 16, 17 है, इधर ही आएगा और जो डिमांड आएगी वो भी इसी लाइन पे आएगी। यानी कि ये जो लाइन क्रिएट हो रही है इसी लाइन पर ही रुपीज़ भी आएंगे और डिमांड भी आएगी। तो अगर यहाँ पर हम मानते हैं ये 17 रुपये हैं तो यहाँ पर कितनी डिमांड होगी, यानी कि लीटर्स हमें निकालने हैं। तो अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं तो ये 14 हो गया सेलिंग प्राइस, ओके, और डिमांड में रिलेशनशिप एक तरीके से लीनियर रिलेशन है। तो अब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दैट मीन्स इस पूरी लाइन का स्लोप एक ही होगा। और कहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है यानी कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो उसके लिए हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनका जो स्लोप है वो एक ही होगा। तो इसके लिए पहले इन दो का स्लोप इज इक्वल टू इन अगली दो का स्लोप। इन दोनों पॉइंट्स, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, पहले 2 पॉइंट का स्लोप विल बी इक्वल टू नेक्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप, m1 इज इक्वल टू m2। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। अब इसको तो x1 y1 मान लिया ना यहाँ पर, और इसको x2 y2, तो फिर से इसे x1 और y1 हम मान लेंगे। ओके, y1 हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये ही फॉर्मूला होता है m1 m2, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये हो जाएगा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी है, यही फार्मूला होता है, इज इक्वल टू m2 की जगह पर अगले 2 पॉइंट का स्लोप यानी कि y2 माइनस y1, ये वैल्यूज़ हैं उनकी, अपॉन में x2 माइनस x1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो 240 अपॉन में 2 और ये 1220 माइनस y1 हमें फाइंड करना है, यानी कि कितने लीटर्स आएंगे। ओके, 17 में से 16 को माइनस किया, -1। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 120 आएगा। ओके, 120 माइनस 120, सॉरी अभी नहीं माइनस, 120 इज इक्वल टू 1220 माइनस y1 अपॉन में 1। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर -120 इज इक्वल टू 1220 माइनस y1, ये -120 इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस y1, माइनस माइनस प्लस तो -1340 और यहाँ पर माइनस से माइनस कट। ओके, तो इतने लीटर्स दूध बिकेगा अगर वो 17 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेचना शुरू करे।